नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1। प्राकृतिक प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्राकृतिक प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राकृतिक प्रथम के नाम से पाली भाषा जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी, बिहारी मागधी से और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। आगे देखते हैं, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बागरू? तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बागरू ये जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी बागरू। आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो कौरवी के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? कौन सी बोली जानी जाती है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली? तो ये जो हो जाएगा खड़ी बोली। कौरवी किसके नाम से जानी जाती है? खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। एक प्रश्न हमारा रहेगा, कौरवी नाम किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश की देन है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश की देन है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है किससे होता है? मागधी से, महाराष्ट्र से, गुर्जरा से या अर्धमागधी से? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ईसा की 6वीं शताब्दी से, वैदिक युग से या हड़प्पा काल से? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी से हुआ है या अर्धमागधी या मागधी या ब्राचड़ से? तो यहाँ पे हो जाएगा मागधी से हुआ है। भोजपुरी का विकास मागधी से हुआ है क्योंकि मागधी बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोली है, भाषा है। और शौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी भाषा, अर्धमागधी के अंदर पूर्वी भाषा और ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी भाषा का विकास हुआ है। आगे प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी भाषा के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हिंदी इतिहास लेखन का कार्य जो है गारसा दत्तासी ने किया था। और उनकी भाषा, वो किस भाषा में इतिहास लिखे थे? फ्रेंच भाषा में लिखे थे। और उनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? द इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। कब लिखा गया था? 1839 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा तो मैं पेज को पलट देती हूँ। चलिए इससे आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा?
शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या जागरण सुधार काल? तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य काल। उन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? आधुनिक काल को तो उन्होंने नाम दे दिया गद्य काल, लेकिन पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या इसमें से कोई नहीं। तो उन्होंने क्या नाम दिया था? भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? भक्तिकाल नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र बंधु? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 700 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत या 1050 विक्रम संवत? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है मानते हैं 750 विक्रम संवत से मानते हैं। इन्होंने काल विभाजन का समय कब से माना? हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रारंभ कब से माना है? 750 विक्रम संवत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन हो जाता है किशोरीलाल गुप्त या रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्त्यायनन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है किशोरीलाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। और कब किया था? 1952 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन 1050 से 1375 ईस्वी तक, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, 850 से 1150 ईस्वी तक। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ये होना चाहिए आदिकाल का समय जो है ये 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत होना चाहिए। यहाँ पे ईस्वी लिखा है तो यहाँ पे आप विक्रम संवत समझ लीजिए, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेन? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, संधिकाल नाम किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने दिया था। यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संधिकाल और चारण काल नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया था संधिकाल और चारण काल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? रासो ग्रंथकारों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, ये जो हो जाएगा स, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं जो है नहीं थी। उसमें क्या था? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग था,
आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा थी। वीर एवं श्रृंगार रस का भी प्रयोग था। रासो ग्रंथकारों ने इन सब का प्रयोग किया, लेकिन जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं उन्होंने नहीं लिखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये सभी को पता होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, ये आपको याद होना चाहिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अगला क्वेश्चन हमारा है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित होता है 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो है सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। और इसके लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो ये ग्रियर्सन हो जाते हैं। भक्तमाल नाभादास की रचना है। 252 बैसड़ों की वार्ता, ये किसकी है? गोकुलनाथ की है। और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की है। तो आप लोगों को रचना और रचनाकारों को याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल संकीर्त्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और कब लिखा गया है? 1938 ईस्वी में लिखा गया, और यह अधूरा ग्रंथ है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने माना? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। आप किसी भी परीक्षा को उठा लीजिए, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी, एलटी, किसी भी परीक्षा को आप देखेंगे, कई वर्षों का पेपर, तो ये आपको जरूर मिल जाएगा। प्रारंभिक काल आखिर आदिकाल को किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक काल जो है आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा था। हजारी प्रसाद ने आदिकाल ही कहा था, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रमाणिक यह ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक ग्रंथ है या अप्रमाणिक ग्रंथ है या अर्ध प्रमाणिक या जाली ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह धारणा सबसे उपयुक्त है कि अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस है या शांत रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है? तो बीसल देव रासो जो है कौन सा रस इसमें है? श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। और कौन बीसल देव रासो में शैली का प्रयोग हुआ? तो गेय शैली का प्रयोग हुआ है। और रस कौन सा है? श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है बीसल देव रासो में।
पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो आप बताइए, भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता या चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता? तो इसमें जो है ऐतिहासिकता पर सर्वाधिक विवाद है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, चंदबरदाई, नरपतिनाल, भट्ट केदार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका नरपतिनाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरपतिनाल इसके जो हैं बीसलदेव रासो के रचयिता हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन हमें और बताइएगा कि बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए बीसलदेव रासो की नायिका कौन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरपतिनाल। नरपतिनाल की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो क्या है? यह जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। बीसलदेव रासो किससे संबंधित है? अजमेर के शासक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से, रासक से, रसिक से, रास से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं रासक से। रसायन से रामचंद्र शुक्ल माने हैं। रसिक ये रसिक जो है ये नंद दुलारी शायद माने हैं। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। रसिक शब्द से उत्पत्ति किसने मानी है? रासो की उत्पत्ति रसिक से किसने मानी है? तो चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संकलित की गई है? खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संकलित की गई है? पुणे संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में या ग्वालियर संग्रहालय में? तो ये देखिए खुमार रासो जो है इसकी प्रामाणिक प्रति कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है खुमार रासो की प्रति। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो मूलतः क्या है? बीसलदेव रासो मूलतः क्या है? स्मृत काव्य है, शोक गीत है, गेय काव्य है या गीत काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गेय काव्य। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि यह क्या है? गेय काव्य है। श्रृंगार रस में लिखा गया गेय काव्य है। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, परमाल रास। तो इसका आंसर हो जाता है हम्मीर रासो का कोई पुस्तका आकार रूप प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आला और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पृथ्वीराज रासो में, खुमार रासो में, विजयपाल रासो में या परमाल रासो में? तो आला और उदल नामक दो वीरों का वर्णन परमाल रासो में मिलता है। तो परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक हैं। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबरदाई हैं। खुमार रासो के कौन है? दलपति विजय हैं। और विजयपाल रासो के कौन है? नाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 41, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है या हीराचंद ओझा ने माना है या कर्नल टॉड ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने?
तो सर्वप्रथम की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो सर्वप्रथम किसने माना है? सर्वप्रथम अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनहु कला ससभान कला 1652 किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? बीसल देव रासो की हैं, पृथ्वीराज रासो की हैं, खुमार रासो की हैं या परमाल रासो की? तो ये पंक्तियां हो जाती हैं हमारी पृथ्वीराज रासो की हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई हैं। आप साथ के साथ क्वेश्चन को लर्न करते चलिए, जो आपको अच्छा लगे वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लिया गया है इनमें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये देखिए 43 वाला बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा? तो इसका आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 44 हो जाता है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? ऑप्शन अ राम कुमार वर्मा, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स अज्ञेय, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 45 हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह मुक्तक काव्य है। बीसल देव रासो क्या है? बीसल देव रासो जो है श्रृंगार रस में रचित है, गे शैली में लिखा गया है और यह एक मुक्तक काव्य है। आपको तीनों पॉइंट याद होना चाहिए। बीसल देव रासो हर बार ही परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, या तो इसकी नायिका पूछा जाएगा, या तो इसके किस शैली में लिखा गया है, या कौन से कैसा इसका काव्य रूप है। तो आप लोग याद करिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो इसका आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये जो है वीर गाथात्मक रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बीसल देव रासो वीर गाथात्मक रचना नहीं है, यह श्रृंगार परक रचना है जो गे शैली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त होता है? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त होता है? राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश या दक्षिण भारत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संयोजन नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? विषम संयोजन है, यानी सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही अंतर्गत, मालवी राजस्थानी के अंतर्गत, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ते हमारा विषम संयोजन है। ऑप्शन राइट हो जाएगा। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट आती है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैसवाड़ी किस बोली के अंतर्गत, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या कन्नौजी?
तो बैसवाड़ी किसके निकट है? छत्तीसगढ़ी के निकट है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी पश्चिमी ब्रज और कन्नौजी, अवधी पूर्वी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी, और अवधी पूर्वी भाषा पूर्वी के अंतर्गत आती है, पूर्वी बोली के, और ब्रज भाषा और कन्नौजी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो बैसवाड़ी जो है छत्तीसगढ़ी के निकट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बुंदेली। तो यहाँ पे जो 3 भाषाएं राजस्थानी के अंतर्गत आएंगी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, लेकिन बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, तो हमको नहीं छांटना। तो ये बुंदेली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी ये जो राजस्थानी के अंतर्गत आएगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।